One should know something about everything and everything about something. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आपको पता है कि हमारा देश में केसेस चलते हैं सालों साल, कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। केसेस लेट क्यों हो रहे हैं? वो केस में जब मैं पढ़ने लगा तो वो केस तब फाइल हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, उस ईयर में वो केस फाइल हुआ था। तो कहा जाता है कि अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून। ये जुडिशरी में करप्शन का बहुत इशू है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो अलाउ नहीं करते कि मैं इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज हूँ। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, जुडिशरी हिस्ट्री के अंदर 5 जजेस हैं सिर्फ जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का पास हुआ है। नो डाउट कि एक एडवोकेट हर फील्ड में काम कर सकता है। इतना लॉ है कि एक एडवोकेट के लिए एक लाइफ कम पड़ जाएगी, चाहे वो एओआर है, चाहे वो एडवोकेट है, नॉर्मल एडवोकेट है। सबके लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो सभी को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइम पॉडकास्ट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं जो आज हमारे शो पर आए हैं। इनको प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कोर्ट में अपनी दलीलें तो पेश करते ही हैं, उसके अलावा ये नए लॉयर्स को बहुत ज़्यादा उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उनकी वकालत शुरू हुई, और भी बहुत सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अपने शो पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अविनाश लखनपाल जी का। अविनाश जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू आशीष, थैंक यू। आपकी लीगल जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली लीगल फील्ड में जाने की? एक्चुअली मैं आशीष ऑनेस्टली स्पीकिंग कि शुरू में जो था वो मेरी साइंस बैकग्राउंड थी, और जैसा मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया हुआ हूँ, तो उस टाइम जो था वो 2 ही ऑप्शन थी, या तो आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। लेकिन मेरा दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट, मैंने साइंस ली थी एक वजह से कि मेरे को डिफेंस सर्विसेज में जाना है। तो सीडीएस एक एग्ज़ाम होता था जो कि हम ग्रेजुएशन के टाइम पे देते थे, और उसी के लिए मैंने साइंस भी ली थी। तो फाइनली वो एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ और एसएसबी देने के लिए मैं गया, लेकिन आर्मी लोगों ने मुझे फिट नहीं पाया, सूटेबल नहीं पाया उस जॉब के लिए। सो अल्टीमेटली मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया। तो इन द मीन टाइम, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में सर्विस में थे, तो उनकी भी डिज़ायर थी कि भी मैं जो है वो लॉ को परस्यू करूँ। तो मैंने साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और साथ में मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। लॉ में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। मैं 30 जनवरी में स्टार्ट किया मैंने, और तब मुझे बहुत कोर्ट में जाके जब मैंने पर्सनली विजिट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस प्रोफेशन में परस्यू करने के लिए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और धीरे धीरे जो था वो फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। देन आई ज्वाइंड एन एडवोकेट चैम्बर इन द सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन लॉ। तो मैंने वहाँ पर 1-1.5 साल मैंने प्रैक्टिस किया। तो वो जो थे सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि अविनाश, आप किसी भी एडवोकेट को वन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो मुझे वो क्लिक किया। तो उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी एक्सपोजर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि आपको थोड़ा बहुत हर किसी लॉ के बारे में पता होना चाहिए जब आप एडवोकेट हैं, और कुछ एक लॉ के बारे में आप स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो उसी वजह से फिर मैंने स्विच ओवर किया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मैंने ज्वाइन किया एक दूसरा चैम्बर, और वहाँ से फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपना एक्सपोजर लिया। आपने तो शुरू किया एज एन एडवोकेट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या आपने तैयारियाँ की? मेहनत, एक्चुअली में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी है एडवोकेट्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज होते हैं टू एक्ट और प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरल एडवोकेट्स जो हैं वो एक्ट और प्लीड नहीं कर सकते। जो भी प्लीडिंग्स है, वकालतनामा है, जो भी केस फाइल किया जाता है, वो सब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि अपने रेगुलेशन जो है वो सेट कर सकता है, अपने लिए रूल्स फ्रेम कर सकता है। उसी में से ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है।
और उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको एटलीस्ट 4 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और 1 ईयर की ट्रेनिंग अंडर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन अपीयर इन दैट एग्ज़ाम। तो उसमें जो था वो मेन क्या था कि मैंने जो था वो इन 2011 आई अपीयर इन दिस एग्ज़ाम एज एन फॉर AOR। उसके अंदर मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मुझे 2 जगह आई। एक कि पॉसिटी ऑफ टाइम। पॉसिटी ऑफ टाइम क्यों? क्योंकि मुझे प्रोफेशनल अपने ऑब्लिगेशन भी डिस्चार्ज करने हैं और साथ में प्रिपरेशन भी करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो दैट वाज द मेन हर्डल। और दूसरी मेरी हर्डल ये थी कि उसमें एक अकाउंटेंसी का भी एग्ज़ाम होता है, और मेरी साइंस बैकग्राउंड थी, तो इसलिए मुझे अकाउंटेंसी में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज। उसमें मेरे को दिक्कत आई। तो खैर उस टाइम हमारे प्रोफेसर थे, क्रोडीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो उनके प्रोफेसर थे, उनका असिस्टेंट लिया मैंने। तो उन्होंने मुझे क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत डेप्थ में नहीं पूछते, लेकिन बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। तो वो जो था उनसे मैंने नॉलेज ली। देन दिस 2011 आई क्लियर। AOR है, how they are different from advocates and senior advocates? There's a difference between all of three. सीनियर एडवोकेट बेसिकली डेजिग्नेटेड बाय द कोर्ट, Okay. एंड AOR जो है, AOR मैंने बताया कि even any senior advocate in the Supreme Court, if I am confined to Supreme Court only, so AOR can appear only on the senior can appear only on the instruction of AOR. Okay. Any advocate who has to be appear. So it is the designation which is given by the Supreme Court or the High Court for the advocates who have at least 10 years of experience in this profession and specialization in a particular subject. और AOR को सीनियर एडवोकेट बनने में कितना टाइम पीरियड लगता है? कोई ऐसा कुछ? इसका कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है। Okay. वो और सुप्रीम कोर्ट आप अप्लाई करते हैं उसके लिए कि भैया ठीक है, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू अप्लाई फॉर दिस, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट जो जजेस है, वो डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से आपको अप्रूवल मिलता है। सर, जैसे आपने बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किया और हाई कोर्ट में किया, राइट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप एज एन एडवोकेट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हम लोगों से। जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो हर कोर्ट की अपनी अपनी होती है। 2 बेसिस पे, 2 क्राइटेरिया जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें आप पिक्युलर जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल है, उसके बेसिस पे आप केस फाइल करते हैं। अगर 2 करोड़ से ऊपर है, देन हमारे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि वो डायरेक्टली यू कैन फाइल अ सूट ओवर देयर। इसी तरीके से एपिलेट जुरिडिक्शन होती है। नॉर्मली जो हाई कोर्ट्स में है उनमें एपिलेट जुरिडिक्शन होती है और रिट जुरिडिक्शन होती है। रिट जुरिडिक्शन दैट इज आल्सो द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर आप कुछ अपील्स फाइल कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एक्ट, उसके अंदर अगर डिसीजन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर SLP बोलते हैं ना, स्पेशल लीव पिटीशन, वो आपको फाइल करना होता है अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, एंड डायरेक्टली सिर्फ आप रिट जुरिडिक्शन जो है वो इन्वोक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अदरवाइज कोई भी हाई कोर्ट डिसीजन देता है अगेंस्ट, उसी डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है, इसके ऊपर ना कई बार बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपको पता है कि हमारा देश में केसेस चलते हैं सालों साल, कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। केसेस लेट क्यों हो रहे हैं? कई लोग इसके ऊपर वकीलों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब अगर एक लोकल लैंग्वेज में बात करूँ किसी एक आम आदमी की, वो बोलता है वकील साहब नहीं चाहते कि हमारा केस सॉल्व हो। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है और कैसे ये चीज़ें दूर हो सकती हैं? एक्चुअली में आशीष, कई फैक्टर्स हैं उसके डिले होने के मैटर को। अभी मैं एक केस से शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं हाई कोर्ट चैम्बर में काम कर रहा था सीनियर एडवोकेट के साथ इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो वहाँ मेरे को उन्होंने एक केस असाइन किया कि अविनाश, यहाँ से आप ही इस केस को देखोगे, आप ही फीस चार्ज करोगे, और बहुत गरीब लोग भी हैं और हम इसको प्रो बोनो पे भी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत आप चार्ज कर लें। वो केस में जब मैं पढ़ने लगा तो वो केस तब फाइल हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, उस ईयर में वो केस फाइल हुआ था। और वो सब लोग, जब 3-4 लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, वो आए, कहते कि सर हम 40s में थे जब हमने केस डाला था और अब हम 80 तक पहुंच गए हैं, अभी कुछ उसमें से निकल भी गए हैं,
लेकिन अभी तक केस डिसाइड नहीं हुआ। तो नेचुरली बात है, फिर अल्टीमेटली हम केस जीते, उसमें रिलीफ भी मिला, लेकिन कुछ लोग तो वो रिलीफ देख ही नहीं पाए, और कुछ लोगों को मिला तो शायद उनकी उस टाइम तक काफ़ी लाइफ निकल चुकी थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तक मिले। अब ये बात ठीक है कि यहाँ पे डिले है। अब डिले की उसमें कई फैक्टर्स हैं, एक नहीं है। पहला कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आज की डेट में भी, अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं तो 60 के सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जबकि जजेस जो हैं एज ऑन टुडे 41 के जजेस हैं। तो वो अभी कुछ जजेस के पास, सब जजेस के पास इतना केसेस आ जा रहे हैं कि वो हर केस को प्रॉपर हियरिंग नहीं दे पाते। तो उस वजह से पेंडेंसी जो है वो केसेस की हो रही है। अगर ओवरऑल आप देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में लेके, तो टोटल जो जजेस स्ट्रेंथ है जो आपको चाहिए 11,000 के करीब जो है पूरे, अगर हाई कोर्ट्स को देखें हम इंडिया के, तो 11,000 के करीब जजेस हैं, सॉरी 1100 के करीब, और उसमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और जबकि उस पर सिर्फ 700 है। तो ये जो गैप है ये कौन फिलअप करेगा? कुछ गवर्नमेंट को परस्यू करना है अपने लेवल पे, कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को देखना है, तो ये तभी पॉसिबल है। और मोर ओवर दूसरा जो है, जहाँ तक एडवोकेट की बात है तो ठीक है, कहीं पर जो है फ्रीक्वेंट एजमेंट है, उसको कर्व करने के लिए अभी अमेंडमेंट भी हुई है। पहले जो था इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था प्रोफेशन, तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था कि आप रिटर्न स्टेटमेंट कितने टाइम में फाइल करते हैं किसी का जवाब। उसके बाद अमेंडमेंट की, तो उन्होंने 30 डेज़ इनिशियली, उसके बाद 60 डेज़ और मैक्सिमम टू 90 डेज़, ये सिर्फ डिले ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज़ पहले जब ज्वाइन किया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 5-6 साल तक रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं फाइल होता था। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने लेवल पे कर रहा है, और एडवोकेट्स के पास भी अभी वो वाला स्कोप नहीं है कि भाई आप फ्रीक्वेंटली एडजमेंट लें। तो ये सभी को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ओनली देन दिस कैन बी कर्व आउट। हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की, तो कहा जाता है कि अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कानून अलग है रिच के लिए या पुअर के लिए। ये ज़रूर है कि अवेयरनेस नहीं है, पुअर लोग हैं, एलिटरेट हैं, एक्सेस नहीं है, वहाँ तक जा नहीं सकते। क्योंकि इस पर देखो, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे लीगल एड भी सर्विसेज शुरू की हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो। तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल असिस्टेंस एडवोकेट अपॉइंट होता है, जिसको गवर्नमेंट पे करती है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें, तो आपकी एक्सेस एज ऑन टुडे लॉ पे है। आप अपना जो भी आपके ग्रीवियंसेस हैं उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लॉ डिफरेंट नहीं है, लॉ इज सेम, लेकिन एक्सेस नहीं है, लोगों की फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक रन करे। अब कोई मैटर है जो कि एमपी का है, बिहार का है, उस आदमी को आके यहाँ सुप्रीम कोर्ट लड़ना है, तो इट्स वेरी टीडियस जॉब फॉर हिम। उसको तो एक बार आने का उसका कितना किराया लग जाता है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। इस वजह से अब कह सकते हैं कि भैया वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जुडिशरी में करप्शन का बहुत इशू है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ पर्सनली, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना सबके बस की नहीं है, मतलब हर कोई कैन नॉट रीच टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट अभी लेटेस्ट एक केस हुआ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया में भी बातें हुई, जस्टिस यशवंत सिन्हा के बारे में। उनके घर में बहुत सारा कैश मिला। तो आपका पर्सनल मानना क्या है? आपको कभी लगा कि आप किसी जज को ऐसे रीच कर सकते हैं, या कभी आपने खुद पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? और जुडिशरी में जो करप्शन है इसको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रहा है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते कि मैं इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज हूं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप हर जजेस के बारे में इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जजेस जो हैं ऑनेस्टली डिलीवर भी कर रहे हैं, सब चीज़ें अपने सिंसियरली हो रही हैं, और काफ़ी हद तक जो मैं देखता हूँ जनरल पब्लिक का एक ट्रस्ट बना हुआ है। आज की डेट में इतनी फाइलिंग कोर्ट के अंदर किस वजह से है? इसी वजह से क्योंकि उनका ट्रस्ट है कि हम अप्रोच करेंगे कोर्ट को तो हमें रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज तो लोग जाने बंद कर देंगे। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में आज भी लोगों का ट्रस्ट है, और उसकी ट्रस्ट की वजह है क्योंकि ऐसा 1-2 केसेस हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, बट लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सबके साथ ही इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, जुडिशरी हिस्ट्री के अंदर 5 जजेस हैं सिर्फ
जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का पास हुआ है, इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई है, मोशन स्टार्ट हुआ है। ओनली 2 जजेस हैं जो कि अब तक इम्पीचमेंट में जिनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको प्रोटेक्शन है, तो इनको आपको लोकसभा और राज्यसभा में मोशन मूव करना पड़ता है इम्पीचमेंट के लिए। एक इंक्वायरी एक्ट है, जज इंक्वायरी एक्ट है, उसके अंदर पहले इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद रिकमेंडेशन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद जो है वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ वो अप्रूवल लेना पड़ता है, देन प्रेसिडेंट पास द ऑर्डर, तभी आप जज को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो अब तक 5 जजेस के अगेंस्ट इशू हुआ है, इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ है। ओनली 2 जजेस जो है, एक सुमित्रा सेन थे, कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, और एक सिक्किम के थे, चीफ जस्टिस थे, उनके अगेंस्ट जो था वो इम्पीचमेंट मोशन पास हुआ और उनको रिमूव किया गया। जो एडवोकेट्स हैं, जो अभी लर्निंग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो मान लीजिए अभी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट एक एडवोकेट के अंदर किस तरीके से होना चाहिए? नो डाउट कि एक एडवोकेट हर फील्ड में काम कर सकता है, ऐसा कोई बार नहीं है, लेकिन इतना लॉ है कि एक एडवोकेट के लिए एक लाइफ कम पड़ जाएगी उन सब लॉ के बारे में पता करने के लिए। राइट। इतने एक्ट हैं, राइट। सो आप ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर तरीके की प्रैक्टिस कर पाए। आपको कुछ एक साइड, सिविल साइड ले लें, आप क्रिमिनल साइड ले लें, उसी में आपको कन्फाइन करना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी न्यू एस्पिरेंट है जो कि लॉ परसू कर रहा है, इस फील्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मेरे सीनियर ने उस टाइम मुझे बताया था कि उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो हर फील्ड की थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और कुछ में उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और उसके बाद वो देख सकता है कि उसका इंक्लिनेशन जो है वो एक पर्टिकुलर उसके लिए ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर लॉ में, इस फील्ड में उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो उसको फिर वो फर्दर एनहांस करके उस पर अपने आप को कन्फाइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की क्या क्या भूमिकाएं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने AOR के साथ जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो कुछ क्राइटेरिया लगते हुए हैं कि उनको एक अपना क्लर्क रखना पड़ता है, वो मैंडेटरी है। उनका ऑफिस जो है वो 3 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, वो मैंडेटरी कंडीशंस हैं, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि वो एक्ट और प्लीड कर सकते हैं। अभी जो उनका ऑब्लिगेशन है वो इन्हीं चीज़ों को लेके है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप उस ड्राफ्ट से एक्चुअल में आप पूरा तरीके से पढ़ें कि उसमें कोई तरीके का डेरोगेटरी वर्ड्स तो नहीं यूज़ हो गया, या किसी तरीके का आपने प्लीडिंग्स जो है वो प्रॉपरली फ्रेम किया है भी है कि नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से है नहीं है ना। तो वो सब ऑब्लिगेशन जो है वो मेन है। और मोर ओवर कि आपको वहाँ प्रेजेंट होना है जब केस की हियरिंग हुई है। इवन इफ़ अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखे किसी और एडवोकेट को अपीयर होने के लिए, उसके बावजूद भी योर प्रेजेंस शुड बी देयर। जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उसको क्या नैतिक और पेशेवर जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो AOR है, चाहे वो एडवोकेट है, नॉर्मल एडवोकेट है, सबके लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो सभी को फॉलो करने चाहिए। अब प्रोफेशनल एथिक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, कि आप अगर किसी पार्टी ने आप कुछ डिस्क्लोज़ किया है ना, और वो अगर आप किसी और को बताते हैं तो उसके अगेंस्ट जा सकता है, तो यू हैव टू कन्फाइन टू योरसेल्फ आपको। और दूसरी बात कि आपने, जब आप एथिक्स की बात करें तो इसमें ये भी है कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पूरी सिंसियरिटी के साथ पूरे अपने आप को एजुकेट करके उस केस के फैक्ट्स और लॉ जो है वो आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए, और उस जो क्लाइंट है आपका, उसके साथ आपने शेयर करना चाहिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो हर केस जो है वो जीतने वाला नहीं होता, कुछ केसेस जो होते हैं वो मेरिटलेस केस होते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट को पहले ही बता देना चाहिए कि भैया इस केस में आपकी पोजीशन कैसी है, और उसको ज़बरदस्ती ड्रैग नहीं करना चाहिए। कुछ केस डिफ़िकल्ट हैं, डिफ़िकल्ट केस में आप यू शुड एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज और उसको अच्छे से कीजिए आप। बट जो मेरिटलेस केस है उसमें अगर आप उसको परसू करते हैं, जो मैं पर्सनली मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं उस केस टाइप के केस नहीं करता। जो
लोग ऐसे हैं जिनका कानून से कभी वास्ता नहीं पड़ा, कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उनको उलझना पड़ता है या उनको उनका सामना हो जाता है पुलिस के साथ में। उनको नहीं पता कोर्ट क्या है, कैसे काम होता है। इन केस अगर उनका कोई बंदा अरेस्ट हो गया, अब वो किसी एडवोकेट से मिलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एडवोकेट जब मिलता है तो पहली बार ये बोलता है कि मैं आपके बंदे की बेल करा दूंगा, अभी हाथों हाथ हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी। बंदा जेल जा चुका है लेकिन वो बोलते हैं हम करा देंगे। डू यू थिंक कि ऐसे कमिटमेंट्स क्लाइंट साथ करना ठीक है वकीलों का? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? आशीष, ऐसा नहीं कह सकते कि इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता। सब केसेस के बारे में हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। कुछ केसेस में अगर वो अरेस्ट जस्टिफाइड नहीं कर पाती पुलिस, तो हमें 1 दिन बाद भी बेल मिली है, 2 दिन बाद भी बेल मिली है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे। हर केस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको अभी बेल नहीं मिलेगी, आपको 2 महीने बाद बेल मिलेगी। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि हीनियस क्राइम से रिलेटेड है, तो उनमें जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता और जब तक विटनेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसके एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो जाते, तो नॉर्मली बेल नहीं मिलती। बट ये जनरल लॉ है, इस तरीके का कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है कि आपको इस कंडीशन में बेल मिलेगी, इस कंडीशन में नहीं मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोफेशनली आपको इस तरीके की एश्योरेंस और गारंटी के साथ देना जो है, आई डोंट थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली बात यह है कि जो लोग ऐसी एश्योरेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत है। कुछ हद तक कह सकते हैं। राइट। कोर्ट में बेसिकली आप देखते होंगे मीडिएटर्स का आजकल बहुत ज़्यादा चलना हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग मीडिएटर्स बन गए हैं कोर्ट में। वो लोगों को, जैसे जो परेशान लोग होकर जाते हैं उनको वो पकड़ के वो पहचान लेते हैं, चेहरों से अप्रोच करते हैं कि मेरी जज से सेटिंग है, मेरी वकील से सेटिंग है, मैं करा दूंगा बेल। डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है? उन लोगों से क्या कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि उनको पैसे देना जस्टिफाइड है? नहीं, उस तरीके से तो नहीं। किसी भी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको इस पर रिसर्च करनी चाहिए पहले कि किस एडवोकेट को एंगेज करना है, किसको नहीं करना। और जो मिडल मैन है, ये चाहे किसी भी प्रोफेशन में है, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके लिए थोड़ा सा मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि भी उनको भी अपने लेवल पे बेसिक होमवर्क करना चाहिए। जब आप किसी एडवोकेट को एंगेज कर रहे हैं और उसके ऊपर आपका पूरा जो डिस्प्यूट है, जो आपके ग्रीवियंसेस हैं, वो सारे उसके ऊपर डिपेंड है, जो सॉर्ट आउट करने हैं, तो उस टाइम जो है वो एकदम से जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कोर्ट गए और आपने किसी भी एडवोकेट को चूज़ कर लिया। उसकी बैकग्राउंड पता करो, उसके बारे में पता करो, ओनली देन यू शुड एंगेज। तो सर, हमें जो एडवोकेट हायर करना चाहिए, डू यू सजेस्ट कि वो किसी नोन में ही हो? आपका पर्सनल सजेशन क्या है? नहीं, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। मैंने कभी, अगर आपके नोन सर्कल में है कोई और आप उनको पता है कि भी किस तरीके की प्रैक्टिस है उनकी, फॉर एग्जांपल आपका क्रिमिनल डिस्प्यूट है और वो सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है वो आपको इतना असिस्ट कर सकते हैं कि एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर से मिला सकते हैं, वो आप असिस्टेंस उससे ले सकते हैं। और अगर आपके नोन सर्कल में नहीं है तो सोशल मीडिया में अगर आप रिसर्च करते हैं, अभी तो सब कुछ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, सोशल मीडिया में मिल जाता है कि कितने एडवोकेट ने, इस पर्टिकुलर एडवोकेट ने केसेस किए हैं और किस टाइप के केसेस किए हैं, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो वही मैंने बात है कि भी आपको थोड़ा सा क्लाइंट को भी होमवर्क करके करना चाहिए। मिडिल्स मैन के ऊपर क्या एक्शन होता है लेटर ऑन? अगर जैसे कोई चीज़ किसी पुलिस की नॉलेज में आती है या बार काउंसिल की नॉलेज में आती है, तो क्या उनके ऊपर एक्शन होता है कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में एक्शन का देखो, मिडल मैन का रोल क्या है कि उसने एक पर्टिकुलर पार्टी को एडवोकेट से इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके अलावा उसको कोई रोल नहीं है। एक्शन किस चीज़ पे लेंगे? जो फेक कमिटमेंट बेसिकली वो करते हैं। फेक कमिटमेंट, मिडल मैन तो देखो, अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है आपस में, उसको तो प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके। ये मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेन पार्टी के क्लाइंट की है कि उसको ये सब चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए। वकीलों के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप सुनते होंगे वकीलों के बारे में कि वकील तारीख पे तारीख दिलवा रहे हैं क्योंकि जितना लंबी कोई केस चलेगा उतना वकीलों को पेमेंट मिलेगी। डू यू थिंक दिस इज़ जस्टिफाइड? ये किसी हद तक सच है या ये बिल्कुल गलत है? ये आशीष कह सकते थे कि एक टाइम पे ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, वकील को केसेस कहाँ से, नेटवर्क से आते हैं, राइट। ठीक है, और उसके स्पेशलाइजेशन है, उसकी एक्सपर्टाइज है एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिसकी वजह से लोग जानते हैं, तभी उसको अप्रोच करते हैं। अभी अगर मैं ये कहूँ कि भी आपने जो स्टार्टिंग में बात कही कि इस तरीके का कभी भी मैं जस्टिफाई नहीं मानता कि
उस टाइम जो फ्रीक्वेंटली एडजमेंट लेते थे या क्लाइंट को लटका के रखते थे, केस को लटका के रखते थे, तो वो कॉन्सेप्ट तो एज ऑन टुडे तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आज की डेट में आप इतनी अवेयरनेस है लोगों के बीच में, और नेटवर्क से अगर आपको 10 केस आ रहे हैं तो आप उसको एक को क्यों लटका के रखोगे? बिल्कुल। क्योंकि पर्पस क्या होता था? पर्पस यही था कि भी ठीक है ये आ रहा है, कल को 2 मैटर और रेफर करेगा, दैट वाज द पर्पस। लेकिन अगर आप अच्छे से वकालत कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं तो एज ऑन टुडे ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा। भी वकील ने इसलिए एंगेज कर रखा है उसके केस को कि भैया इसके थ्रू हमारे को पैसे मिलते रहेंगे। क्या एक वकील दोस्त, रिश्तेदार या घर में एक वकील होना चाहिए? अच्छा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वकील होना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर किसी को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आज जो भी है, आज चाहे एमसीडी है, डीडीए है, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या कानून है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। तो लीगल नॉलेज जो है, वो बेसिक लीगल नॉलेज जो है, वो हर किसी को, सिटीजन को होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके लिए क्या हमें स्कूलों में लॉ पढ़ाया जाना चाहिए? सर्टनली आप सजेस्ट करते हैं होना चाहिए? मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक जो है वो, क्योंकि लॉ के अंदर कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो कोई डिफेंस नहीं है। Right. जब आप कोर्ट जाते हैं, आप कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था ये कानून है, अल्टीमेटली, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ आपका डिफेंस नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। कई बार ना लोग घर पे वारंट आते हैं, लोग डर जाते हैं वारंट से। तो कैन यू डिफाइन अस कि वो वारंट किस टाइप का होता है? कि जैसे एक होता है बेलेबल वारंट हो गया, एक नॉन बेलेबल वारंट हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वारंट्स? एक्चुअली मैं जब भी कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है, क्रिमिनल केस जाता है, और उसमें एक्यूज है या विटनेस, 2 लोग या कंप्लेनेंट भी विटनेस की फॉर्म में आ जाता है चार्जशीट फाइल होने के बाद, तो जो पहला वारंट इशू होता है वो बेलेबल वारंट इशू होता है। कोर्ट उसकी प्रेजेंस इंश्योर करना चाहती है, कोर्ट सिर्फ इतना चाहती है, राइट। तो अगर आप एज ए विटनेस हैं तो 99.9% आपके नॉन अवेलेबल वारंट नहीं आते। आप कंप्लेनेंट हैं या विटनेस हैं, वो बेलेबल वारंट ही आते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इग्नोर करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको इन्फॉर्म करता है कि आपको पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंट होना है, लेकिन लोग इग्नोर कर जाते हैं या डरते हैं, जो भी समझ लीजिए। लेकिन उनके ना जाने की वजह से वहाँ केस रुक जाता है, क्योंकि उस दिन उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड थी, उसका एविडेंस रिकॉर्ड होना था। तो फिर कोर्ट को मजबूरन उसके बाद अगर वो बुलाने पे, समन इशू करने पे नहीं आता है तो बेलेबल वारंट इशू करती है। नॉन बेलेबल वारंट तभी इशू, ये एक्यूज के लिए इशू होते हैं अगर एक्यूज जो है वो पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, या उसके अंदर ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर कि उसको बेल कोर्ट से नहीं मिली है, तो उस केस में नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है कोर्ट। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? बेल एक रेगुलर है, एक एंटीसिपेटरी बेल है। अगर किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगाया है और उसकी वजह से फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR लॉन्च हो गई है, तो उस केस के अंदर उसको पता लगता है कि मेरे अगेंस्ट जो है किसी ने फॉल्स है, या उसको उस स्टेज पे नहीं पता होता, या उसको तो पता होता है लेकिन पुलिस को नहीं पता कि किस तरीके का एलिगेशन, तो वो कोर्ट में बिफोर अरेस्ट जो अप्रोच करता है कोर्ट को, तो वो एंटीसिपेटरी बेल है। और अगर अरेस्ट होने के बाद है तो वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करता है। और सर जो ये लुकआउट नोटिस होता है, बेसिकली हम सुनते हैं कि लोग भाग गए, यहाँ से फ्रॉड करके भाग गए, तो ये लुकआउट नोटिस जो है क्या उनको रोक सकते हैं बिफोर रनिंग फ्रॉम द कंट्री? यस, डेफिनेटली। अगर लुकआउट नोटिस इशू हो गया है तो वो एयरपोर्ट तक फ्लैश हो जाता है, उसके सारे डिटेल जो है वहाँ पर दे दी जाती है। क्योंकि अगर कंट्री से भागता है तो किस ट्रेन से भागेगा या उससे तो उसको उस टाइम जो है लुकआउट नोटिस अगर इशू किया है तो ये बाहर वाली कंट्रियों तक भी पहुँच जाता है। तो लुकआउट नोटिस आगे रेड कॉर्नर नोटिस बन जाता है, तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाता है जो भी आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर जैसे ही उसके पर्टिकुलर मैच करते हैं तो उसको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर जो छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इनको वापस लाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है लुकआउट कॉर्नर नोटिस से? यस, डेफिनेटली। अभी काफ़ी गैंगस्टर जो हैं इस वजह से पकड़े भी गए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बाहर की कंट्री में, आप फॉरेन कंट्री में किसी को अरेस्ट किया है तो उनके अपने डिफरेंट लॉ हैं, और यहाँ के लॉ डिफरेंट हैं। तो वो एक आपको प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फैमिली का कोई एक मेंबर क्राइम करके भाग जाता है,
अब पुलिस ना उस केस में फैमिली को बहुत प्रेशराइज करती है। वो अक्सर बेसिकली ये बोलते हैं कि हम आपको उठा लेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है? क्या उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है फैमिली मेम्बर्स को? नहीं, फैमिली मेम्बर्स को नहीं अरेस्ट कर सकते, जिसने ऑफेंस किया है अरेस्ट उसी को कर सकते हैं। इन्होंने ये एक मेथड डेवलप किया है जस्ट टू माउंट द प्रेशर, कि जो भागा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर पड़े कि भैया फैमिली मेम्बर्स पे बात आ रही है तो वो सरेंडर कर दे। तो अदरवाइज लीगली इट इज़ नॉट परमिसिबल। रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ पुलिस एंड एडवोकेट, पुलिस और एडवोकेट एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप इनको अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के बगैर जस्टिस पॉसिबल नहीं है। बट कई बार थोड़ा बहुत हम देखते ही हैं, प्रीवियस हिस्ट्रीज में ऐसा रहा है कि बहुत इश्यूज हो जाते हैं बिटवीन द एडवोकेट्स एंड द पुलिस। इंडियन इतिहास में ऐसा भी हुआ कि पुलिस को हड़ताल तक करनी पड़ी, और ये फर्स्ट टाइम हुआ शायद इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पुलिस हिस्ट्री में, कि पुलिस हड़ताल पे बैठ गई। डू यू थिंक कि इन क्लैशेस को कम किया जा सकता है, या ये सिर्फ ईगो वाली बात है कि ईगो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मीडिया ने थोड़ा इस चीज़ को एग्जेजरेट कर दिया है, अदरवाइज इस तरीके का रिलेशन नहीं है। दोनों ही चाहे वो पुलिस है चाहे एडवोकेट है, आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं, क्योंकि पुलिस का रोल जो है वो एडवोकेट के रोल से बिल्कुल डिफरेंट है। उसने लॉ इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और हमारा जो रोल है दैट इज़ कन्फाइंड टू द कोर्ट। हमारा जो, अगर मैं प्राइवेट एडवोकेट की बात करूँ तो उनका रोल ही तब स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क में अगर देखें तो उसका कोई टसल का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन कुछ एक इंसिडेंट इस तरीके के हुए हैं, लेकिन उनकी वजह से हम ये बोले कि भी इस वजह से पूरे तरीके से डिफरेंसेस हैं और फर्दर जो है कोई रिलेशनशिप नहीं है इस तरीके का, या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एक दूसरे के साथ जो है किसी केस को लेके, ऐसा नहीं है। प्रोसिक्यूशन एडवोकेट से, नॉर्मली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एडवोकेट से बल्कि सजेशन लेता है, प्रोसिक्यूशन सजेशन लेता है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करता है। और जब भी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से प्रोसीड की जाती है प्रोसिक्यूशन की हेल्प से या कंप्लेंट के प्राइवेट एडवोकेट की हेल्प से, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी हद तक फुल प्रूफ होती है। हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं, हम सुनते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड एक्चुअली क्या है? ये एक आदमी को, एक कॉमन मैन को क्या उससे डरने की ज़रूरत है, या सिर्फ इट इज एप्लीकेबल ऑन द गैंगस्टर्स, ऑन द बिग क्रिमिनल्स? क्या है ये? नहीं, रिमांड बेसिकली एज पर लॉ जो है, रिमांड जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस को जब भी किसी एक्यूज को अरेस्ट करती है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उससे पूछताछ करेगी, तो वही पुलिस रिमांड बोलते हैं। तो जो एक्यूज जो भी अरेस्ट किया है उससे जो इंक्वायरी पुलिस करती है इनिशियल स्टेज के ऊपर, दैट इज़ रिमांड। अब रिमांड को आप जिस सेंस में बोल रहे हैं कि भाई उसके साथ थर्ड डिग्री यूज़ कर रहे हैं, अभी एज ऑन टुडे वो क्राइटेरिया काफ़ी हद तक कम हो गया है, ह्यूमन राइट्स की वजह से भी और अवेयरनेस की वजह से भी लोगों को अपने राइट्स पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस इशू की हैं कि वे किसी को भी आप अरेस्ट करते हैं तो उसके घर पे इंफॉर्मेशन देंगे, उसके नियर रिलेटिव को बताएंगे ये पर्टिकुलर बंदा अरेस्ट किया हुआ है। तो पुलिस रिमांड इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इंक्वायरी करना। नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, और जब वो किसी एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करने या इंटर्नशिप करने जाते हैं तो उनको ना कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाता। एक पीछे आपने सुना भी होगा शायद आपने, कि बांसुरी स्वराज जो हमारी करंट एमपी हैं, उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप वकील बहुत पैसा कमाते हो, आप तो ऐसा, आपको बहुत सारा फीस मिलती है। तब उन्होंने उस चीज़ का मेंशन किया था कि ये एक पेनफुल एरिया है हमारी लॉ सिस्टम का। तो आप इस पर क्या पॉइंट रखते हैं अपना? क्या नए लॉ स्टूडेंट्स को स्टाइफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, नो डाउट। पहली बात तो ये कि स्टाइपेंड ऑलमोस्ट हर ऑफिस में मिलता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्टाइपेंड नहीं मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो इनिशियल 5 इयर्स है उसमें आपकी स्ट्रगल रहती है, पर्टिकुलरली लिटिगेशन में। अगर आपने एकदम से पैसा कमाना है तो आज की डेट में कॉर्पोरेट में भी, उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम कॉर्पोरेट में स्कोप नहीं था, लिटिगेशन में ही ज़्यादा स्कोप था। तो उस हिसाब से अदरवाइज़ जो आप इनिशियल जो 5 इयर्स है, अगर आप उसको पैसे से कंपेयर नहीं करते, आप स्टाइपेंड लेते हैं एंड यू आर हैप्पी विद दैट, बिकॉज अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, अभी आपके पास बर्डन भी नहीं है, आपको अपने लिए संभालना है,
तो उतना उतना जो है एडवोकेट्स देते भी हैं, और मैं अगर नहीं भी देते तो मेरा भी ये सजेशन होगा कि उतना उनको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो 5 इयर्स तक अगर आपने ठीक से काम किया है तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि एकदम से इनिशियल स्टेज के ऊपर ही सब कुछ हो जाए। ये बहुत लंबा फील्ड है, बहुत लंबी जर्नी है। तो ये आप सोच के आए इस जर्नी के अंदर कि भैया हम 25-30 साल में ही हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो आजकल कॉन्सेप्ट चला हुआ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इनिशियल 5 इयर्स यू हैव टू पुट द हार्ड वर्क, और उसके अंदर जो है स्टाइपेंड बेसिस पे आप चल रहे हैं। उसके बाद आपकी मैरिज होती है। आफ्टर 5 इयर्स जो है आपके ऊपर है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए जूनियर, और आप इंडिपेंडेंट, क्योंकि 5 इयर्स अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट किया है तो आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से जो है आपका नेटवर्क बढ़ा सकते हैं इन 5 सालों के अंदर। तो स्काई इज़ द लिमिट इन दिस प्रोफेशन। ओके सर, एक एडवाइस जो आप यंग लॉयर्स को देना चाहते हैं। सर, सबसे पहली एडवाइस तो आशीष जी मैं ये देना चाहूँगा कि आज की डेट में जब लिटिगेशन को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहले इतना मतलब इंक्लिनेशन होता है कि मैं एकदम से कोर्ट के आगे अपीयर हो जाऊं, तो उसको वो समझता है कि एडवोकेसी है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप लीगल कमांड नहीं है, आप एकदम कोर्ट में ना अपीयर होइए। आप पहले रिसर्च पे लीजिए। रिसर्च जितना आप करेंगे उतना ही आपका लीगल एक्यूमेंट जो है वो बढ़ता है, और वही आपको आने वाले टाइम में भी हेल्पफुल होगा। और इनिशियल स्टेज पे जो आपने हैबिट्स डेवलप की है, ये पूरी लाइफ आपके उस तरीके, जैसे हमारे जो बॉस थे उन्होंने सबसे पहले हमें एक पॉकेट डायरी लगाई थी कि आपको जो भी काम असाइन होता है या आपने जो भी काम करना है वो आप उस डायरी में नोट करेंगे। आप पूरी तरीके से अपनी मेमोरी पे नहीं रहेंगे। तो वो आज भी मैं रखता हूँ और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इस प्रोफेशन में एक भी काम अगर आप भूल जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लाइंट के लिए नहीं है, आपके कोर्ट के लिए भी है। तो इसलिए जो है वो मेरा तो यही मानना होगा कि पहले लीगल रिसर्च करें। लॉ के ऊपर आप जितनी कमांड कर सकते हैं, क्योंकि लॉ जो आप पढ़ के आए हैं और जो यहाँ पर जिस तरीके से अप्लाई होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ओके सर, एक स्किल जो हर इंस्पायरिंग लॉयर को डेवलप करना चाहिए, वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो आप एक जनरल नहीं पढ़ें उसको, जैसे हम नॉर्मली एक बुक पढ़ते हैं, आपको केस स्टडी, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ओके उसकी एक एक वर्ड, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा निकलता है। अगर एक बार में निकला उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो उसमें से 101% कुछ ना कुछ निकल के आता है आपकी फेवर का। जो नए यंग लॉयर्स होते हैं, इनिशियली ना कोर्ट प्रेशर वो झेल नहीं पाते, या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उन यंग लॉयर्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, किसी भी एडवोकेट के, वो यंग है, सीनियर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के लिए गुड एक्सरसाइज। मोर ओवर जो प्रेशर है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्स और लॉ पे अच्छी कमांड है तो ये प्रेशर कभी नहीं रहता। ये लैक ऑफ नॉलेज जो है वो प्रेशर माउंट करती है। तो आप जितना नॉलेज अपने बढ़ा सकते हैं उतना ही वो प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। सर, एक सजेशन अगर आप देना चाहें यंग लॉयर्स को, ऐसी कोई गलती जो शायद आपने करी हो और वो ना करें, क्योंकि इनिशियल डेज में जब आप नए होते हैं तो आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियाँ, मेन चीज़ यही है कि स्टार्टिंग में आप पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ विद सिंसियरिटी, जो जहाँ भी जिस चैम्बर को आपने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पर इस तरीके से काम करें कि ये हमारे सीनियर का काम नहीं, हमारा खुद का काम है, और उसमें आपकी तरफ से आप 100% दें। नॉर्मली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे सीनियर का काम है, वो अपने आप देख लेंगे, हमारे को जितना आता है या हमें जो पैसा मिल रहा है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो आपकी जो अप्रोच है वो वहीं से गड़बड़ाना शुरू होगी। तो वो अप्रोच अगर आपने ठीक रखनी है तो उसके लिए, क्योंकि आपको एक्सपोजर इतना मिल रहा है, आप जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जब आपके पास डायरेक्ट रिट आ रही है, आपके पास सर्विस मैटर आ रहा है, आपके पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ रहा है,
लेकिन आप सीनियर के ऑफिस में आप हर तरीके की फाइल देख रहे हैं, सर्विस मैटर भी देख रहे हैं, रेट भी देख रहे हैं, सूट भी देख रहे हैं, तो आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है एक जगह पर। तो जो भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है उसको पूरी तरीके से एनकैश करो। ओके, क्या वकीलों को भी थ्रेट होती है? बेसिकली हम सुनते हैं कि बड़े जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं वो लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, या क्या वकीलों को कभी डर लगता है कि यार हम भी, हमारी सेफ्टी भी एक कंसर्न है? ऐसा कुछ आपने फेस किया कभी? नहीं, इस तरीके का मैंने कभी फेस नहीं किया और इस तरीके का नॉर्मली होता भी नहीं है। अगर आप अपनी जॉब, अगर आपने हॉलो एश्योरेंसेस नहीं दे रखी और आप अपना काम जो है, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी जो है वो ठीक से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ थ्रेट। ओके सर, एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करेंगे। कोई ऐसी किताब जो आप सजेस्ट करेंगे कि वकीलों को, हर वकील को पढ़नी चाहिए? जो मैंने पढ़ी थी मैं वो बता सकता हूँ। हर वकील को पढ़नी चाहिए मैं नहीं कह सकता। ए मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये एडवोकेट बेस्ड ही बुक है और इट्स नाइस बुक, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं पढ़ी है। हाउ यू रिलैक्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे इन अ कोर्ट? साइलेंस, ओके। राइट, दैट गिव मी माय रिलीज द स्ट्रेस। वन रिफॉर्म यू विश टू सी इन अ इंडियन लीगल सिस्टम? There are several reforms which are required right now. I have discussed with you कि भी जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए ना। पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है। मोर ओवर कि हमें जो ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो कोर्ट के बाहर आपने निपटाना है, उसको हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, उसको लोगों को पता लगना चाहिए कि भी ऐसा भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी, राइट। वन सीनियर लॉयर यू एडमायर मोस्ट? गोपाल सुब्रमण्यम। Do you believe in justice or a legal victory? What is more important for you? From client of point of view, it's a legal victory. And justice, if you are doing justice to your client, then otherwise the justice should be decided by the judge. Okay. We do justice to our client, and for him is the legal victory is important. Okay. A myth about lawyers that you would like to break? Normally, people think that normally the lawyer cheat the client. It's not like that. You trust your lawyer, you do your homework to find out a good lawyer, and I think that this relationship is most important than any other relationship. What does success mean to you in law? कानून में जीत आपके लिए क्या मैटर करती है? Success, if the client की satisfaction जो है ना, that is the success according to me. सो दर्शकों, ये थी हमारी आज की मुलाकात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अविनाश लखनपाल जी के साथ। इन्होंने हमारे सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। आई होप ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया, एंड इट वॉज प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।